Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS, and in this revision course which is going on for the computer instructor, today we are going to discuss data structures. First 3 days में हमने discuss किया है SAT, that is System Analysis and Design. After that हमने Digital Logic discuss किया. थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया प्रोग्रामिंग इन सी, और फोर्थ क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो इसके हमें ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें रिवाइज करेंगे. ठीक है, और एक और अलग से वीडियो लेकर आऊँगी मैं जिसमें हम उसके MCQs डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी. तो ऑर्गेनाइज किस तरह से हमारा डेटा हो रहा है कंप्यूटर मेमोरी में, वो कौन डिसाइड करे, वो बताता है डेटा स्ट्रक्चर. कि हम एरे की फॉर्म में कर रहे हैं, लिंक लिस्ट की फॉर्म में कर रहे हैं, स्टैक की फॉर्म में कर रहे हैं, क्यू की फॉर्म में कर रहे हैं, कौन सा डेटा किस तरह से होता है. ठीक है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है. तो जब भी कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, हम एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो जो भी डेटा हम स्टोर करा रहे हैं तो वो डेटा किसकी हेल्प से स्टोर हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से. कि किस तरह से स्टोर हो रहा है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है ये डेटा की. तो चाहे तो प्राइमरी मेमोरी हो चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, दोनों ही मेमोरी में हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है. ठीक है, इन सच अ वे सो दैट वी कैन एक्सेस द डेटा एफिशिएंटली. ठीक है, तो जैसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर, क्यों नहीं हम सिंपली एरे की फॉर्म में यूज़ कर लेते कंप्यूटर मेमोरी को सिर्फ. ठीक है, क्योंकि हम उसे जो हमारा डेटा है उसे एफिशिएंटली यूज़ करना चाह रहे हैं. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं. अभी देखिए उसमें क्या क्या दो तरह के आते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. वो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एग्जिस्ट करता है लीनियर ऑर्डर अमंग द डेटा आइटम्स. ठीक है, जो डिफरेंट डेटा आइटम्स में उनके बीच में आपस में क्या ऑर्डर है, लीनियर ऑर्डर है. ठीक है, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से कैसे ना कैसे वो क्या है, स्टोर्ड है. लीनियर अगर ऑर्डर है तो क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल्स क्या है, एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स मीन्स नो लीनियर ऑर्डर अमंग द डेटा ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, जो यहाँ पे है उसमें कोई भी लीनियर ऑर्डर नहीं होगा. एक डेटा हमारा यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, इस तरह से हमारा डेटा क्या होता है, अरेंज होता है. तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है, ग्राफ्स, ट्रीज. ठीक है, ये क्या आ जाएंगे आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं. एरेज क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स. ठीक है, तो होमोजीनियस मीन्स सिमिलर डेटा आइटम्स. ठीक है, तो अगर एक एरे हमारा इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर वैल्यूज स्टोर होंगी इसमें सारी. फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट हो जाएंगी, कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर हो जाएंगी. जो भी डेटा टाइप आप देंगे उस तरह की डेटा टाइप की इसमें क्या होंगी, सभी वैल्यूज़ होंगी. सो एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम. तो हमें इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंट, जो भी आप नेम देना चाहते हैं एरे को, एंड देन जितने उसमें वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं. ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट दे देते हैं, दिस इज साइज़. ठीक है, उससे कम भी करा सकते हैं आप. तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं A0 से लेकर -1 तक, जितना भी n दे रहे हैं n-1 तक आ जाएंगी. ठीक है, तो ये आपका A1 कोई भी इंडेक्स आप ले सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये उसका प्रीडिसेसर हो जाएगा I-1, I+1 क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती इंसर्ट करने में और डिलीट करने में. ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन में एरेज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे मर्जी हम इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं. और हर एलिमेंट का प्रीडिसेसर होता है, सक्सेसर होता है, एक्सेप्ट फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का. ठीक है, सो ये आपका क्या है, सिंपली अगर हम देखें तो एरेज. नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टैक. तो देखिए, स्टैक भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन को हम क्या बोलते हैं, जनरली पुश, और डिलीशन पॉप. बोथ कैन बी डन फ्रॉम वन एंड एंड दैट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है, हम स्टैक के टॉप से ही क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, और वहीं से ही हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जब भी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, और दूसरे एंड से नहीं कर सकते यहाँ से, जैसे हम क्यू में कर पाएंगे, लेकिन स्टैक में हम क्या कर पाते हैं, सिर्फ एक ही एंड से क्या करेंगे हम, इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ. ठीक है, तो देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, लीफो, दैट इज लास्ट इन. जो भी लास्ट हमने एंटर किया होगा स्टैक में वो पहले आउट होगा. ठीक है, लास्ट इन लास्ट, फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट. ठीक है, जो सबसे पहले आया वो सबसे बाद में जाएगा.
ठीक है। सो दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट टाइप स्ट्रक्चर। और टॉप क्या होता है, इसका पॉइंटर होगा या वेरिएबल होगा, ठीक है, जो हमारा टॉप मोस्ट को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। ठीक है, ये जो टॉप मोस्ट वेरिएबल है इसके लिए हम टॉप यूज़ करते हैं यहाँ पे। और अगर एम्प्टी होगा स्टैक तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एरे भी रिस्ट्रिक्ट कर दे इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से, तो एरे किसकी तरह रिएक्ट करेगा, स्टैक की तरह हो जाएगा। ठीक है, अगर एरे रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि एक ही एंड से आप इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो यहाँ से ही, ठीक है, तो वो एक किसकी तरह वर्क करेगा, स्टैक की तरह। तो एम्प्टी स्टैक में आपके पास क्या हो जाएगा, टॉप -1 होगा। जब हमने एंटर कर दिया कोई भी वेरिएबल तो टॉप में प्लस होगा, और पॉप करेंगे तो टॉप में क्या होता रहेगा, माइनस होता रहेगा। ठीक है, टॉप में क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो टॉप देखिए क्या हो गया, -1 से 0 हो गया। और अगर हमने पॉप कर दिया, यहीं से ए को पॉप कर दें, डिलीट कर दें, तो वापस क्या हो जाएगा, टॉप -1 हो जाएगा। इसी तरह से पुश कर रहे हैं तो टॉप में दोबारा एक ऐड हो गया और दोबारा से एक ऐड हो गया। तो क्यू भी हमारा क्या है, देखिए एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन अलग अलग एंड से होगा। ठीक है, तो इंसर्शन जो होगा, तो देखिए अगर हमारी क्यू है, ठीक है, ये अगर क्यू है तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिए। ठीक है, तो एंटर करते चले जा रहे हैं, एंटर होते चले जा रहे हैं। अब जब भी हम एंटर कर रहे हैं तो देखिए एंटर हो गया आपके यहाँ पे, इंसर्ट कर रहे हैं जब तो रियर एंड पे होंगे, और जब हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो कहाँ से होंगे, वो हमारे डिलीट होंगे इस एंड से। ठीक है, फ्रंट एंड से। ठीक है, यहाँ से हमने एंटर करने शुरू कर दिए। ठीक है, और जब कोई भी नहीं है एलिमेंट तो फ्रंट और रियर क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब एलिमेंट फर्स्ट यहाँ एंटर कर दिया, सेकंड यहाँ एंटर कर दिया, थर्ड यहाँ एंटर कर दिया, तो देखिए फ्रंट की वैल्यू यही रहेगी, फ्रंट की वैल्यू यही रहेगी, और रियर की वैल्यू क्या होती चली जा रही है, अपडेट होती चली जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे ऐड होता रहेगा रियर की वैल्यू क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। और जब भी डिलीट करेंगे तो ये फ्रंट से करेंगे, और जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पे हो रहे हैं, रियर पर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको ही पहले सर्विस दी जाएगी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप डेटा स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और अगर हम देखें रियल लाइफ में तो मोर जस्टिफाइड एंड रीजनेबल जो है डेटा स्ट्रक्चर, वही हमारा ये वाला ही है। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड हो गया आपका, ये रियर एंड हो गया जिसे टेल भी बोल देते हैं, और फ्रंट एंड को हम हेड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर आता है वो आता है लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ नोड्स नॉट इन कॉन्टिन्यूस मैनर। ठीक है, तो जो भी नोड्स हैं हमारे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस मैनर में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, PTR, दैट इज़ पॉइंटर, जिसे हम बोल रहे हैं एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा डेटा होगा, और यहाँ पे क्या होता है, पॉइंटर होता है नेक्स्ट नोड का। तो अब ये ज़रूरी नहीं है अगर सीक्वेंस में ये इस तरह से, ये नेक्स्ट सीक्वेंस है, ये नेक्स्ट है इस तरह से, तो ये पॉइंटर हो सकता है इस वाले का हो। ठीक है, तो इसका एड्रेस भी हो सकता है किसी और का, नेक्स्ट इस वाले में किसी और का एड्रेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कि जो पूरी लिस्ट होगी वो कनेक्टेड होगी इस तरह से कि उसमें पॉइंटर्स हमारे होंगे साथ साथ। ठीक है, तो उसी पॉइंटर के सीक्वेंस में जिसको फर्स्ट वाले नोड ने अगर इस पॉइंट आउट किया, उसके बाद सेकेंडली वो वाला एक्सेस किया जाएगा नोड जिसे ये पॉइंट आउट करा है, जो फर्स्ट नोड है। लास्ट वाले नोड में हमारे पास क्या आ जाता है, नल आ जाता है। ठीक है, जब लास्ट जो भी नोड होगा, क्योंकि वो आगे किसी और को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है एक नोड में, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और लास्ट वाले नोड में हमेशा क्या होता है, नल होता है कि आगे हमारा कोई भी नोड नहीं है। नेक्स्ट देखिए जो डेटा स्ट्रक्चर आता है वो आता है ट्रीज। ट्री हमारे क्या होते हैं, कनेक्टेड बट एसाइक्लिक ग्राफ्स। ठीक है, क्या रहेंगे, ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कनेक्टेड हैं ये सभी आपस में, एक ये हट जाए तो डिसकनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दो अलग अलग से कनेक्टेड कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन ये क्या है, कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। एसाइक्लिक मीन्स साइकिल नहीं बन रही है कोई भी। ठीक है, जब भी ग्राफ में कोई साइकिल नहीं बन रही होती है तो वो क्या होता है, ट्री होता है। ठीक है, तो हर जो भी ट्री है, हर ट्री क्या होगा, ग्राफ होगा, लेकिन हर ग्राफ ट्री नहीं होता है, क्योंकि ग्राफ में क्या होती है, अगर साइकिल होगी तो वो ट्री नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्राफ है ये ट्री नहीं है, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक है। ये क्या है, नॉट ट्री, बिकॉज डिसकनेक्टेड। अगर ये बोला जाता है एक ग्राफ है, ये ग्राफ जी, ठीक है, अलग अलग से ये कंपोनेंट्स ट्री हैं, लेकिन अगर ये एक ग्राफ बोला जाता है और आपको बोला जाता है कि ये ट्री है या नहीं, देन इट इज़ नॉट अ ट्री। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो ट्री है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। और इस तरह से ये आपका एक ट्री है। जब भी एक रूट होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, रूटेड ट्री बोलते हैं।
तो देखिए अ ट्री विथ n वर्टिसेस हैज़ एग्जैक्टली n-1 एजेस, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए जब भी n वर्टिसेस होंगे, ठीक है, जब भी n वर्टिसेस होंगे तो कितने एजेस होंगे, कितने एजेस होंगे। देखिए अगर हमारे n वर्टिसेस हैं, ये फर्स्ट वर्टेक्स है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो देखिए कितने एजेस हैं, 2 एजेस हैं। 3 वर्टिसेस पे कितने एजेस हैं, 2 एजेस हैं। और इसी तरह से हम इंक्रीज कर लेते हैं, तो देखिए 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4, एजेस कितनी है, 3 हैं, ठीक है। कितनी एजेस, 3 हैं। इसी तरह से अगर हम कहते हैं इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, एक और लेवल ले लेते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितनी वर्टिसेस हैं, 7, और एजेस देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हमेशा जो भी ट्री आपका होगा, जितनी भी वर्टिसेस हैं, तो अगर इसमें हमने एक एज और इंक्रीज कर दी कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पे भी एज इंक्रीज कर दी विदाउट इंक्रीजिंग वर्टेक्स, तो आपका वो क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा और ट्री नहीं रहेगा वो, ठीक है। ग्राफ तो पहले भी था लेकिन इस केस में अब वो ट्री नहीं रहेगा। Let us consider a forest with n vertices and k components, then what is the number of edges in the forest? अगर आपके फॉरेस्ट में n वर्टिसेस हैं और k कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, सपोज एक ये कंपोनेंट है, एक इस तरह से कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज का कलेक्शन होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी आपके फॉरेस्ट में। तो देखिए यहाँ पे कितनी होंगी एजेस, n-k एजेस होंगी, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी हो जाएंगी, अगर हमारे n वर्टिसेस हैं और k कंपोनेंट्स हैं, तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, ये हर एक में क्या हो जाएंगी, वर्टिसेस हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल वर्टिसेस हमें गिवन है n है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk करके कितनी वर्टिसेस हो जाएंगी, टोटल वर्टिसेस n हो जाएंगी। अब देखिए एजेस कितनी होंगी, n1 माइनस के, n2 माइनस के, nk माइनस 1, सॉरी n1 माइनस 1, n2 माइनस 1, n3 माइनस 1, इसी तरह से nk माइनस 1, ये कितनी क्या हो जाएंगी, टोटल एजेस हो जाएंगी इन सभी ट्रीज में। अब देखिए इन्हें हमने क्या किया, अलग से ऐड कर लिया, तो ये क्या आ गया, n आ गया, और ये k टाइम्स है, k टाइम्स क्या कर दिया, माइनस k कर दिया। तो अगर हमारे फॉरेस्ट है जिसमें n वर्टिसेस हैं और k कंपोनेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस अगर आपसे पूछी जाती हैं तो वो कितनी हो जाएंगी, n-k हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन जो कई बार पूछ लिया जाता है, लेटस, और देखिए यहाँ पे ये तो हमने जर्नलाइज्ड देखा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉरेस्ट है जिसमें 5 वर्टिसेस हैं टोटल और 2 कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ एजेस बताइए, तो आप क्या करेंगे, 3 बताएंगे, ठीक है। 5 माइनस 2 बता देंगे, ठीक है, 5 माइनस 2 कर देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जर्नल कॉन्सेप्ट हो गया। अगर स्पेसिफिक आपको दे दिया जाता है, इन दैट केस आपको याद रखने की क्या चीज़ हमें अप्लाई करनी है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा रिजल्ट आ जाए। तो नेक्स्ट देखिए, लेट अस कंसीडर अ ग्राफ विद n वर्टिसेस, m एजेस, k कंपोनेंट्स, then what is the number of edges we need to remove to make the graph as forest। अब देखिए यहाँ पे n vertices दी हुई हैं, m edges दी हुई हैं, k components दिए हुए हैं, और ये पूछा गया है कि हम कितनी edges को remove करें। देखिए यहाँ से हम अगर पूछा जाए कि कितनी edges को remove करें तो हमारा क्या बन जाए, forest बन जाए, ठीक है। तो हमें रिमूव करना पड़ेगा डिफरेंट एजेस को, ताकि ये एक तो अलग अलग कंपोनेंट्स बन जाएं, मल्टीपल कंपोनेंट्स बन जाएं, और फिर उसमें आगे क्या हो, ट्रीज हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए आंसर क्या रहेगा, m माइनस एन प्लस के रहेगा, ठीक है। n माइनस के क्या है, एजेस हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। देन नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई, सपोज m है आपकी, तो रिमूव क्या करेंगे हम, m माइनस एन माइनस के, जो m माइनस एन प्लस के एजेस को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा कि इतनी एजेस को रिमूव करके हमारा जो ग्राफ है वो क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट बन जाएगा। Next question is, if a graph has n vertices and k components, then minimum and maximum number of edges in the graph is। तो देखिए ग्राफ अगर ये है तो इसमें देखिए एजेस हमारी हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, मिनिमम अगर देखें हम सबको कनेक्टेड रखना है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। 4 वर्टिसेस के साथ ये 3 भी हो सकती हैं एजेस, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अलग अलग एजेस, नंबर ऑफ एजेस हमारी पॉसिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर n वर्टिसेस हैं, k कंपोनेंट्स हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम जो हैं एजेस वो कितनी होंगी।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा n माइनस के मिनिमम के लिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट बन रहा है, फॉरेस्ट मतलब ट्रीज हैं, ट्रीज में हमारी मिनिमम ही नंबर ऑफ एजेस होती हैं। अगर हमारी मिनिमम नंबर ऑफ एजेस को में से भी हम किसी को रिमूव कर देते हैं तो देखिए वो ग्राफ क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो n माइनस के रहेगा मिनिमम और मैक्सिमम रहेगा n माइनस के इंटू एन माइनस के प्लस 1/2, ठीक है। मैक्सिमम क्या रहेगा n माइनस के इंटू एन माइनस के प्लस 1/2, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। देन वी हैव ग्राफ हैज़ n वर्टिसेस इज कनेक्टेड। ग्राफ जो है n वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड होगा इफ इट हैज़ मोर देन दिस एजेस, अगर उसमें कितने से ज़्यादा एजेस हों, ठीक है, तो तब वो क्या हो रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। अगर उससे कम कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्या है कि अगर हम देखते हैं, चलिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए अगर ग्राफ है हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, तो 3 वर्टिसेस हैं, इसमें अप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं 2 इंटू 1/2, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा मोर देन 1 अगर एज होगी तो कनेक्टेड है। इट मीन्स 2 एजेस होंगी तो भी कनेक्टेड है, ये 3 एजेस होंगी तो भी कनेक्टेड है, लेकिन 1 पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम n-2 n-3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 पे अगर आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो फिर ये तो गलत हो गया, इधर से भी आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है, नॉट नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अप्लाई करके देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है, n-1 इंटू n-2/2, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाता है कि ग्राफ है 10 वर्टिसेस हैं तो कितने से ज़्यादा एजेस हों तो वो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि 10 है अगर, तो क्या करेंगे, 9 इंटू 8/2 दैट इज़ 4, दैट मीन्स 36, ठीक है। अगर 36 से ज़्यादा एजेस होंगी तब वो क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। 9 इंटू 8/2, 4 9 4 36, यस। तो 36 अगर होंगी एजेस तो वो क्या है, कनेक्टेड है। देर इज नो लीनियर ऑर्डर बिटवीन एनी 2 वर्टिसेस। ग्राफ, अब देखिए ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिसेस होती हैं कुछ और क्या होती हैं, कुछ एजेस होती हैं। तो वर्टिसेस और एजेस की हम पहले से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्टिसेस हैं और ये क्या है, एजेस हैं, ठीक है। दिस इज़ अ ग्राफ बट नॉट ट्री। ये ग्राफ है लेकिन ट्री नहीं है। तो सभी ट्रीज़ क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं, लेकिन सभी ग्राफ्स ट्रीज़ नहीं होते हैं। तो देखिए स्टैक क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही चीज़ें एक ही एंड से होती हैं, ठीक है, अलग अलग एंड से नहीं होती हैं, एक ही एंड से होंगी, ठीक है। जिधर से हम इंसर्ट करें, सपोज यहाँ पे हम इंसर्शन करें, यहीं से हम क्या करेंगे, डिलीशन करेंगे। और ये किस पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर। और देखिए इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो स्टैक को हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज़ करेंगे एरेज और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे लिंक्ड लिस्ट। तो देखिए अगर स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो हमें क्या चाहिए, ये वेरिएबल्स चाहिए, टॉप साइज़, और साथ में हमें क्या चाहिए, एक एरे चाहिए, ठीक है, कि कोई भी नाम हो सकता है एरे का। तो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इस तरह से वर्क करेगा। और डायनामिक करेंगे तो देखिए डायनामिक में हमें क्या चाहिएगा, लिंक्ड लिस्ट चाहिए होगी। तो लिंक्ड लिस्ट में हमारे पास क्या रहता है, ये हम एक नोड ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या रहेगा, यहाँ पे जहाँ पे डेटा स्टोर करें और साथ के साथ एक पॉइंटर वेरिएबल भी रहेगा, ठीक है, जिसमें हम क्या दे रहे हैं, आगे के एड्रेस दे रहे हैं नेक्स्ट नोड का। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स लेने पड़ेंगे और अकॉर्डिंगली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए डिफरेंट जो ऑपरेशंस रहते हैं स्टैक के ऊपर वो कौन कौन से होते हैं, क्रिएट करना एम्प्टी स्टैक को, देन एक ऑपरेशन हम लगाते हैं इज एम्प्टी, जो चेक करता है क्या हमारी जो स्टैक है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, ठीक है। अगर एम्प्टी होगा, जब भी हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, डिलीट करना चाहते हैं, व्हेनेवर वी वांट टू डिलीट फ्रॉम स्टैक, जब भी स्टैक से डिलीट करना चाहते हैं तो उससे पहले चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हम मैसेज दे देंगे कि ऑलरेडी एम्प्टी है। और इसी तरह से जब भी हम पुश करना चाहेंगे तो स्टैक की जो भी लिमिट है हम उससे पहले चेक करेंगे कि क्या वो स्टैक फुल तो नहीं है। अगर स्टैक फुल होगा दैट मीन्स हम मैसेज एक डिस्प्ले करा देंगे ओवरफ्लो, और फिर पुश नहीं कर पाएंगे उसमें और फर्दर ऐड नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। ये डिफरेंट हमारे ऑपरेशंस रहते हैं स्टैक के ऊपर। देन मेन जो आती है हमारी वो आती हैं एप्लीकेशंस। तो देखिए स्टैक की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जर्नली पूछ लिए जाते हैं। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना और प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, ठीक है, यहाँ से तो आता ही है, साथ में यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। डिफरेंट आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दे दिए और पूछ लिया कौन सी इसमें से एप्लीकेशन है स्टैक की, या उसमें से आपसे पूछ लिया 2-3 सही दे दी, पूछ लेंगे ABD है, ACD है, कौन कौन सी है, इस तरह से आपके पास ऑप्शंस में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखने की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं स्टैक की। तो देखिए सबसे पहली एप्लीकेशन है रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम स्टैक को यूज़ कर सकते हैं। देन चेकिंग पैलिंड्रोम, कोई भी नंबर है, कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है, उसे अगर चेक करना है क्या वो पैलिंड्रोम है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं स्टैक्स को। देन चेकिंग बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, ठीक है, कि हमारी जो पैरेंथेसिस है, अगर एक प्रोग्राम में हमने नंबर ऑफ़ पैरेंथेसिस यूज़ की हुई हैं, प्रोग्राम में चाहे एक्सप्रेशन है, ठीक है, वहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि उस एक्सप्रेशन में जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस्ड हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है जितनी हम ओपन कर रहे हैं उतनी क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है वो चीज़ चेक करने के लिए भी हम स्टैक को यूज़ करते हैं। हमने कन्वर्ट करना है इनफिक्स से प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स, इसमें कन्वर्जन के लिए भी हम यूज़ करते हैं स्टैक को। एंड देन पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स इवैल्यूएशन, इसके लिए यूज़ करेंगे स्टैक्स। एंड देन रिकर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैक्स को। तो देखिए स्टैक को हम कैसे यूज़ करते हैं रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग्स को। अदरवाइज़ क्या है, जैसे देखिए मिडल में हम चेक कर लेते हैं, मिडल से जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारे एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, इधर के उधर कर देते हैं, ठीक है, चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये आबरा का डाबरा, तो हमने क्या किया, इधर से इधर ले गए, इधर से इधर ले गए, ठीक है, इस तरह से हमने स्विच कर लिए। दोनों तरफ आप देख सकते हैं एरोज़ हैं, ठीक है, तो दोनों को तरफ के क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। और अगर स्टैक्स होगा तो स्टैक से हम क्या करेंगे, सपोज स्टैक ही एक वर्ड है तो देखिए एंटर करते हुए हमने STACK एंटर कर दिया, और जब वापस हम कराएंगे, ठीक है, जब भी वापस हम ले रहे हैं, फेच कर रहे हैं, तो कहाँ से फेच होगा, टॉप से फेच होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KCETS, ठीक है। तो ये रिवर्स हो गया हमारा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें पूरा एक सेंटेंस लेना है, वर्ड लेना है, तो हम उस तरह से क्या करा सकते हैं, रिवर्स करा सकते हैं स्टैक की हेल्प से ईजीली। नेक्स्ट हमारे पास आता है देखिए पैलेंड्रोम चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैलेंड्रोम चेक करने के लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टैक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मिड से लेफ़्ट और राइट में यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप रिवर्स करा लें स्टैक की हेल्प से, तब भी चेक कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है, जो वर्ड है और जो स्ट्रिंग रिवर्स करके आ रहा है वो सेम आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स वो पैलेंड्रोम है, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमने क्या किया, 2 लेटर्स ले लिए और उन्हें चेक कर रहे हैं, अगर तो वो सेम आ जाएंगे, शुरुआत वालों से चेक कर लो, ज़रूरी नहीं है पूरा ही रिवर्स करके देखना, ठीक है। तो इस तरह से चेक करते चले जाएंगे और अगर वो सेम आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं स्टैक्स को, बैलेंस्ड पैरेंथाइजेशन चेक करने के लिए। तो देखिए इसे हम कैसे यूज़ करें, यहाँ पे देखिए कि ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, देन एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है, अलग अलग पेयर्स बन रहे हैं। विदाउट स्टैक अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, काउंटर को इनिशियली 0 ले लिया, देन जब भी ओपन ब्रैकेट आएगी तो हम काउंटर में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे काउंटर में ऐड होता रहा। अभी इस वाले ब्रैकेट पे जब आएंगे तो काउंटर में डिक्रीमेंट हो जाएगा। एंड देन इसी तरह से जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी लास्टली, अगर लास्ट में नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हमारी पैरेंथेसिस क्या है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है, और 0 आ जाती है तभी क्या होगा, बैलेंस्ड होगी, ठीक है। और अगर स्टैक की हेल्प से कर रहे हैं हम तो क्या करेंगे, जब भी ओपन ब्रैकेट आ रही है तो पुश कर देंगे, एंड देन जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है तो क्या कर देंगे, उसमें से पॉप करते चले जाएंगे, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी पैरेंथेसिस हैं वो बैलेंस्ड हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर स्टैक ले रहे हैं हम, पुश पॉप कर लिया, आफ्टर फिनिश प्रोसेस इफ स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। केस 1 तो क्या होगा कि अगर फिनिश प्रोसेस के बाद स्टैक एम्प्टी है, दैट मीन्स वो क्या है, बैलेंस्ड है। अगर एम्प्टी नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्जन बिटवीन इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो देखिए इनफिक्स है हमारे पास,
प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। इनफिक्स क्या होता है, जहाँ पे आपका ऑपरेटर जो है दो ऑपरेंड्स के बीच में है। प्रीफिक्स मतलब आपका ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के आगे है, और पोस्टफिक्स मतलब जो आपका ऑपरेंड है वो दो ऑपरेटर्स के जो आपका ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड्स के बाद में है। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग इनफिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो आपका प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो यूज़ करता है वो कौन सा होता है, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन यूज़ करता है। इसी वजह से हम प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन करते हैं, जो करते हैं हम स्टैक्स के थ्रू सिस्टम के लिए। ठीक है, तो देखिए इनफिक्स के केस में क्या होता है, हमारा जो भी ऑपरेटर होता है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जब भी प्रायोरिटी सेम होगी तो एसोसिएटिव रूल यूज़ करते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है, अगर लेफ़्ट एसोसिएटिव है, अगर राइट एसोसिएटिव है तो राइट एसोसिएटिव के हिसाब से चलेंगे, और प्रायोरिटी देखेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी इसकी जो पावर वाला है सिंबल, उसकी सबसे ज़्यादा होती है प्रायोरिटी, तो 1 नंबर पे ये आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम होती है। अब ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो देखिए इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया। अब प्लस और माइनस की जो हमारी होती है सेम होती है प्रायोरिटी प्रेफरेंस। ठीक है, तो अब 5 यहाँ से दिया और लेफ्ट टू राइट ही मूव करेंगे और इसे 6 दे दिया। ठीक है, और फिर हम इज इक्वल्स टू करके x की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे। तो देखिए g और k, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, g k, और ये वाला हमने सिंबल यूज़ कर लिया। देन हमारे पास क्या आया, सब उसके बाद हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी, स्टार ऑपरेटर लगा दिया। अब सेकंड उसके बाद क्या है, स्लैश डी। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके साथ क्या करना है, अपने स्लैश डी ले लेना है। देन हमारे पास क्या आया, अब 4th नंबर पे देखिए डी के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको क्या कर रहे हैं, स्टार एफ कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आया उसको क्या कर रहे हैं, स्टार एफ कर रहे हैं। एंड देन जो भी रिजल्ट आया 5 नंबर पे देखिए प्लस ए, इसमें प्लस कर रहे हैं। ठीक है, ए को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो ए यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब माइनस कर रहे हैं हम किसको, अब 6th नंबर पे क्या है, माइनस वाला। उससे पहले जी और के को लिख लेंगे और फिर माइनस यहाँ पे बीच में आ जाएगा और राइट ट्री भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो तो हम ट्री बनाते हैं। पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है, उससे इजी हो जाता है। जो भी नंबर आप दे रहे हैं वो आपने चेक करना है कि प्रेफरेंस फर्स्ट इसको देनी है, सेकंड इसको देनी है और थर्ड इस लेवल को देनी है। और ये राइट एसोसिएटिव होता है, अगर एक से ज़्यादा आ जाते हैं एसोसिएटिव की तब ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक ही था तो हमें इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो 1 नंबर इसी को दे दिया। लेकिन अगर कहीं यहाँ पे भी होता तो फर्स्ट ये होता और सेकंड ये वाला होता। ठीक है, तो अगर मल्टीपल होते हैं हमारे सेम ही लेवल के ऑपरेटर्स तब हम एसोसिएटिव रूल अप्लाई करते हैं। अब देखिए पोस्ट फिक्स जब है हमारे पास, ठीक है, जब भी हमारे पास पोस्ट फिक्स आता है। नेक्स्ट है देखिए इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, इनफिक्स से अगर आपके पास आ जाता है कि पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करिए तो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास उसी तरह से आपने क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, जब अगर आपने नंबरिंग कर ली तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, इस वाले सिंबल की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे राइट से चालू करेंगे। ठीक है, राइट से वो लगाएंगे इसकी प्रायोरिटीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर इसका आया, फिर देन सेकंड इसको मिल जाएगा। अब स्टार और जितने भी आपके पास ये हैं, ठीक है, इन्हें सर्कल कर लें स्टार और इसको। अब इन तीनों को हमने क्या नंबरिंग देनी है, 3 4 5 में से। अब लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे तो 3 आ गया, देन 4 आ गया एंड देन 5 आ गया। अब देखिए प्लस और माइनस है, इन दोनों को नंबरिंग कर दी 6 और 7 एंड देन 8 आ गया हमारा इज इक्वल्स टू के लिए। ठीक है, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इनफिक्स में सबसे पहले आपने नंबरिंग कर लेनी है, उसके बाद चाहे पोस्ट फिक्स में करना हो चाहे प्री फिक्स में करना हो, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये नंबर है तो हमने क्या करना है, सी डी एंड देन दिस। ठीक है, बाद में पोस्ट फिक्स मतलब जो ऑपरेटर है वो बाद में लगेगा। एंड देन उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए इसका है, अब बी सी डी और उसके बाद क्या आ जाएंगे, दोनों ये वाले साइन आ जाएंगे। ठीक है, दोनों साइन आ जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है,
उसके बाद देखिए थर्ड नंबर किसका, इसका है। तो अब ए के साथ अब यहाँ ए स्टार और ये सब है, ठीक है, ए बी ये वाला सारा ये क्या एक ऑपरेंड ट्रीट करिए, ये एक ऑपरेंड हो गया और ये एक ऑपरेटर हो गया, तो ये एक ऑपरेंड ले लिया, ये पूरा आपके पास आ गया और साथ में स्टार आ गया, ठीक है। एंड देन हमारे पास कौन सा आएगा, स्टार ई वाला। अब इसको एक ट्रीट करिए, इसको एक ट्रीट करिए, ये दोनों इकट्ठे आ गए, ठीक है। ये इसके बाद आएगा, ठीक है, ये वाला एक ऑपरेंड, इसको हिलाना नहीं है, ये सब एज इट इज़ रहेगा। ये आ गया, देन ई आ गया, ठीक है, और ये वाला स्टार कहाँ गया, ये आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, एफ जी, इसको अभी एक ब्रैकेट में रखिए। देन हमारे पास क्या आ रहा है, फिफ्थ पे एफ जी के साथ क्या आया, स्लैश आया फिफ्थ नंबर पे। अब सिक्स्थ नंबर पे आ गए हम। अब देखिए एफ जी भी इसके साथ आ गया, यहाँ तक स्टार तक ये था, और एफ जी आ गया इसके साथ और स्लैश आया एंड देन प्लस आ गया, और माइनस है हमारे पास के साथ में, ठीक है। अब देखिए लास्ट ये सेवेंथ बचता है, तो प्लस तक आ गया, देन के आया और फिर प्लस आ गया। अब इसके बाद इज इक्वल्स टू एक्स और इज इक्वल्स टू किया, और यहाँ पे हम ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आ जाएगा, इसको अगर हमें इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से देखिए इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्जन होता है, ठीक है। इसी तरह से इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्जन होगा, और वहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंबल को, द ऑपरेटर को कहाँ लगाएंगे, पहले लगाएंगे, प्री जो भी ऑपरेंड्स हैं उनसे पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस यहाँ पे पहले आ गया, देन इसी तरह से अब इनका अप्लाई करना है, बी सी डी, और यहाँ पे भी पहले आ गया। अब स्टार कहाँ जाएगा, यहाँ पहले आ गया, एंड देन इसी तरह से ये स्टार कहाँ आएगा और आगे आ गया। इसी तरह से आप सारे को कंप्यूट कर लेंगे, और यहाँ आपके पास अब इनफिक्स से किस में कन्वर्ट हो गया, प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी एक दो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन। तो देखिए यहाँ पे इजी है डायरेक्ट करना भी, एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं एल्गोरिदम भी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, रीड करना है गिवन स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट सिंबल बाय सिंबल। तो यहाँ से आपने रीड करना शुरू कर देना है सिंबल बाय सिंबल, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए इफ़ द करंट स्कैंड सिंबल इज ऑपरेंड पुश इट इनटू द स्टैक। अगर तो ऑपरेंड होगा तो आपने क्या करना है, स्टैक में डाल देना है, ठीक है। और इस केस में देखिए यहाँ पे 2 3 5 आ रहा है, तो हम स्टैक में डालते चले जा रहे हैं। और अगर स्कैंड सिंबल ऑपरेटर आता है तो पहले दो जो ऊपर वाले टॉप मोस्ट हैं उन्हें पॉप करिए और उस ऑपरेटर को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। वो ऑपरेटर यूज़ कर दीजिए उन दोनों ऑपरेंट्स के साथ, और रिजल्ट को वापस स्टैक में डाल देना। और इस प्रोसेस को आपने वापस तब तक करना है जब तक पूरी स्ट्रिंग स्कैन नहीं हो जाती है, ठीक है। और रिजल्ट आपका आ जाएगा देन स्टैक से, ठीक है। तो देखिए इनफिक्स अगर है तो ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, 3 × 5 15 आ गया, देन 15 × 6 हमारे पास 90 आ गया, 90 × 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 45 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। लेकिन अगर अब हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो देखिए आपने क्या करना है, 2 3 5 आपने ऐड कर दिया स्टैक में, ठीक है। 2 3 5 ऐड कर दिया, देन स्टार आ रहा है, अभी स्टार इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो 15 आ गया, 15 ऐड कर दिया यहाँ। नेक्स्ट 6 आया, 6 ऐड कर दिया, नेक्स्ट स्टार आ रहा है तो दोनों के ऊपर 15 × 6 क्या आ गया, 90 आ गया, डाल दिया यहाँ पे स्टैक में। एंड देन 2 आ रहा है तो 2 को यूज़ करेंगे। अब क्या आया हमारे पास, डिवीजन का ऑपरेटर आ गया, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 किया 45 आ गया। अब कोई ऑपरेंड नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा ऐड, यहाँ पुश नहीं करना है। अभी प्लस आ रहा है तो 45 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ गया, 47, और ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इस तरह से आपने पोस्ट फिक्स जब भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे इवैल्यूएट कर लेना है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। प्रीफिक्स है तो यहाँ से चालू कर रहे हैं इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डाला स्टैक में, देन 6 डाला, उसके बाद 5 आ गया, देन 3 आ गया। अभी 3 × 5 करेंगे 15 आ गया, देन 15 × 6 करेंगे 90 आ गया, देन 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 45 आ गया, 45 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 47 आ गया। रिजल्ट तीनों से सेम आएगा, चाहे आप इनफिक्स से करें, चाहे प्रीफिक्स से करें, और चाहे ही पोस्ट फिक्स से करें। दैट ये सिर्फ वो चेंज हो रहा है कि उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, उससे रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों चीज़ें आपने कर लेनी है, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना, और साथ के साथ उन दोनों से प्रीफिक्स से और पोस्ट फिक्स से कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो चीज़, ठीक है।
ठीक है। रिकर्जन आपके पास क्या होता है, हमारे पास रिकर्जन क्या होता है, जब भी हम एक फंक्शन अपने आप कोई वापस क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, रिकर्जन में स्टैक यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, स्टैक यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आती हैं करंट की, वो उससे पहले पहले वैल्यूज़ बाद में यूज़ होती चली जाती हैं। ठीक है, करंट वाली वैल्यू पहले यूज़ होगी, देन प्रीवियस, इस तरह से वैल्यूज़ क्या होती रहती हैं, यूज़ होती रहती हैं। तो रिकर्जन भी किसकी एप्लीकेशन है, स्टैक की एप्लीकेशन है। और रिकर्जन होता क्या है, जब भी हम किसी भी फंक्शन को वापस जब भी कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, वो रिकर्जन होता है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवेलुएटेड यूजिंग स्टैक। तो देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 823 नॉट 23, ठीक है, देन स्टार एंड देन प्लस 51 स्टार एंड माइनस। ठीक है, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 8 को एंटर किया स्टैक में, देन 2 को किया एंड देन 3 को किया। जैसे ही ये आया तो पावर कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, पावर का एक्सपोनेंशियल, तो 2⁻³ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ हम एंटर कर देते हैं 8। देन हमारे पास देखिए डिवीजन का ऑपरेटर आ रहा है, डिवीजन ऑपरेटर आया तो ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। देन 2 और 3 आ रहे हैं, उसके बाद देखिए स्टार आ रहा है, दैट मीन्स 2 3 को रिमूव करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन प्लस आ रहा है, ठीक है, ऐड नहीं करना है स्टैक में, देन इसको रिमूव करके हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 + 7 1 दैट इज 7। अब देखिए 5 और 1 आ रहा है, तो 5 आया आपके पास और 1 आया, एंड देन स्टार करना है, दैट मीन्स 5 × 1 इज 5, एंड देन माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पूछा क्या है, टॉप 2 एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवेलुएटेड। ठीक है, तो जब भी हम फर्स्ट स्टार को इवेलुएट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, आगे पूरा ही सॉल्व कर दिया, मैंने भी क्वेश्चन नहीं रीड किया। ठीक है, तो यहाँ वाले स्टार के बाद टॉप 2 एलिमेंट्स कौन से हैं वो आपको आंसर में बताने हैं, और वो कौन से बनेंगे, 6 और 1 बनेंगे। ठीक है, वो आप चेक कर लेना एक बार। देन हमारे पास आते हैं तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इन फिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है a + b * c - d एक्सक्लेमेशन e, सॉरी पावर वाला साइन, देन आपके पास आ गया EF। ठीक है, अब देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देन ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे आप इसे। ठीक है, EF देन एक्सक्लामेशन, अभी यहाँ पे क्या आएगा, फिर D के साथ है ये, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे D को, D एंड देन एक और एक्सक्लामेशन आ गया हमारे पास, DEF, एक्सक्लामेशन ही क्यों बोल रही हूँ मैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए अब इस वाले को इवैल्यूएट करना है हमने, B और C, यहाँ पे अभी माइनस एज इट इज़ रहेगा, BC एंड देन मल्टीप्लाई। अब किसको करेंगे, इसको करेंगे, तो देखिए A आ जाएगा यहाँ, और प्लस यहाँ चला जाएगा। अब C माइनस, अब इधर वाला और इधर वाला, ये वाला होगा। ठीक है, अब ये वाला रहेगा, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, और माइनस कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो और ये आपका बन रहा है A ऑप्शन में, तो A आपकी हो जाएगी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके पास आता है स्टैक्स में सारा, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, कोई मर्जी पेपर हो। ठीक है, तो इसको अपने अच्छे से कर लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर स्टैक्स। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS, and in this class we are going to discuss queues and linked list. ठीक है, स्टैक्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्यूज़ और लिंक लिस्ट। देखिए इन दोनों टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, लेकिन स्टिल कभी कभी एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इन दोनों टॉपिक्स में। तो देखिए क्यू एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो ये क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और किस तरह का होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो इंसर्शन होता है, ठीक है, तो इंसर्शन कौन से एंड से होता है, रियर एंड से होता है। ठीक है, इंसर्शन कहाँ से होगा, रियर एंड से होगा, और डिलीशन कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से होगा। ठीक है, अगर ये फ्रंट एंड है और ये रियर है, तो इंसर्शन कहाँ से होगा, देखिए रियर से होगा, और डिलीशन कहाँ से होता रहेगा, फ्रंट एंड से होता रहेगा। ठीक, तो देखिए क्यूज़ में बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से रहते हैं। बेसिक ऑपरेशंस में आ जाएगा हमारे पास NQ एंड DQ। ठीक है, कौन कौन से 2 ऑपरेशंस रहेंगे, NQ एंड DQ। NQ मीन्स ऐड करना किसी भी आइटम को क्यू में, और DQ मीन्स रिमूव करना किसी भी आइटम को कहाँ से, क्यू से।
ठीक है। अब देखिए एक दो फंक्शंस और होते हैं जो जर्नली हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से होते हैं? इज़ फुल एंड इज़ एम्प्टी। ठीक है, एक तो ये दो फंक्शंस होते हैं जिन्हें जर्नली हम यूज़ कर रहे होते हैं चेक करने के लिए क्या हमारा क्यू या स्टैक जो है फुल है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं? ओवरफ्लो। अब देखते हैं इज़ एम्प्टी, तो वहाँ पे क्या देख रहे होते हैं कि क्या हमारा जो क्यू है या स्टैक है वो एम्प्टी है, खाली है क्या। तो अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या चेक करते हैं? इज़ एम्प्टी। तो इज़ एम्प्टी चेक करेंगे तो वो क्या हमें दे देगा? अंडरफ्लो, कि येस ये एम्प्टी है। ठीक है, वो चेक करे इज़ एम्प्टी में चेक करेगा और अकॉर्डिंगली हमें ट्रू या फॉल्स दे देता है। एक देखिए फंक्शन और यूज़ होता है क्यूज़ में, पीक। ठीक है, एक फंक्शन यूज़ होता है पीक। ठीक है, ये हमें क्या देता है? फ्रंट में जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, जहाँ पे भी फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट में जो भी एलिमेंट होगा, लाइक यहाँ पे फ्रंट है तो यहाँ 10 है अगर, तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमें क्या रिटर्न करेगा? 10 रिटर्न करेगा विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, इसको रिमूव नहीं करेगा, जस्ट ये क्या करेगा? फेच करेगा वैल्यू और हमें क्या करेगा? हमें वो वैल्यू दे देगा, रिटर्न कर देगा उस वैल्यू को। ठीक है, तो ये पीक फंक्शन क्या करता है? जो फ्रंट पे वैल्यू होती है उसे रिटर्न करता है। ठीक है, ये तो थी हमारी बेसिक ऑपरेशंस, और जो थोड़ा बहुत और ऑपरेशंस हम एडिशनल ऑपरेशंस यूज़ करते हैं वो। नेक्स्ट अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं क्योंकि, तो देखिए वो दो तरह से होती है, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होता है और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन एरे की हेल्प से होता है और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से होता है। इम्प्लीमेंट हम क्यू को स्टैक की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए दो स्टैक्स यूज़ करेंगे अगर हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये जो फ्रंट में जब हम यहाँ से डिलीट करें तो इस स्टैक में गया, तो ये अभी कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, लेकिन ए जो है सबसे पहले आउट होना चाहिए। अब रिवर्स ऑर्डर में इसमें डाल देंगे सभी एलिमेंट्स। ठीक है, जो यहाँ पे एलिमेंट ये यहाँ चला गया, तो इस तरह से यूज़ करेंगे तो दो स्टैक्स हमारे क्या होंगे? यूज़ होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो देखिए सर्कुलर क्यू में हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा लास्ट का एलिमेंट है, ठीक है, ये जो हमारा रियर है, जो लास्ट में एलिमेंट है उसे वापस किसके साथ? लास्ट जो पोजीशन है, एलिमेंट नहीं सॉरी, लास्ट जो पोजीशन है उसे वापस किसके साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं? फर्स्ट पोजीशन के साथ। ठीक है, उसके किसके साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं? फर्स्ट पोजीशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं टू मेक इट अ सर्कल। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? सर्कुलर क्यू बोला जाता है। इसे हम रिंग बफर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रिंग बफर भी बोला जाता है। सर्कुलर क्यू को क्या बोला जाता है? रिंग बफर भी बोला जाता है। तो देखिए जो नॉर्मल क्यू है, अगर सिर्फ नॉर्मल क्यू की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जब हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट से हमारे एलिमेंट्स डिलीट होते चले जाते हैं और रियर पे हम क्या करते जाते हैं? इंसर्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपकी क्यू एक बार फुल हो जाती है, ठीक है, जब भी आपकी क्यू एक बार फुल हो जाएगी, ठीक है, चाहे फ्रंट में आपके पास स्पेस हो गया, ठीक है, अभी ये फ्रंट जो था ये बन गया है, ठीक है, और यहाँ पे वैकेंट हो गया, चाहे यहाँ पे स्पेस हो गया, इवन देम हम एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? सर्कुलर क्यू यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर पाते हैं? लास्ट में एलिमेंट्स इंसर्ट कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? सर्कुलर क्यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेरिएंट्स ऑफ द क्यू। तो देखिए ये यहाँ पे हमारे पास क्या है? डी क्यू, दैट इज डबल एंडेड क्यू। अब यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन जो है वो किसी भी एंड से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हो आप, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या है कि आप इंसर्शन और डिलीशन किसी भी एंड से कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। अब ये डी क्यू तो हो गया, तो यहाँ पे तो ओपनली हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जब इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है दैट मीन्स जो इंसर्शन है वो हम किसी भी एक एंड से कर सकते हैं। ठीक है, डिलीशन आप दोनों एंड से कर पाओगे और इंसर्शन या तो इस एंड से कर पाओगे या आप इस एंड से कर पाओगे। ठीक है, इंसर्शन दोनों में से किसी एक एंड से ही होगा और डिलीशन आपका दोनों एंड से हो जाएगा। देन हमारे पास आते हैं देखिए आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू क्या कहता है कि जो आउटपुट है वो आपको एक ही जगह से मिलेगी। ठीक है, आप डिलीशन दैट मीन्स एक ही जगह से कर सकते हो और इंसर्शन जो है वो आप दोनों जगह से कर सकते हो, दोनों, चाहे फ्रंट से करें चाहे एंड से करें, रियर से करें। ठीक है, दोनों एंड से कर सकते हैं आप, लेकिन डिलीशन आप सिर्फ एक ही एंड से कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रायोरिटी क्यू। तो देखिए प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होती है एक न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? प्रायोरिटी। और जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम उसी के थ्रू क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं, उसी प्रायोरिटी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं।
ठीक है। अब देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो जो प्रायोरिटी क्यू होती है उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरेज के थ्रू। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एरेज यूज़ करते हैं, देन लिंक्ड लिस्ट यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, एंड देन बीएसटी यूज़ करते हैं। ठीक है, बीएसटी में भी क्या एक ऑर्डर है स्पेसिफिक, हीप में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, ये चारों डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं किसके लिए, प्रायोरिटी क्यू के लिए। जर्नली प्रायोरिटी क्यू को हम हीप डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर अब एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए एप्लीकेशंस की बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू की, तो वो क्या रहती हैं, दिक्स्ट्राज एल्गोरिथम में ये यूज़ होती है। ठीक है, जो दिक्स्ट्राज एल्गोरिथम होता है शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए। देन हम इसे यूज़ करते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम में। ठीक है, जो एक स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम है, ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम। इसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं डेटा कॉम्प्रेशन में। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू को हम डेटा कॉम्प्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट एआई में भी यूज़ होता है हमारा प्रायोरिटी एल्गोरिदम। ठीक है, ए स्टार सर्च होता है एक, ठीक है, ए स्टार सर्च होता है इसमें सर्चिंग टेक्निक्स में, एआई में, उसमें हमारा प्रायोरिटी क्यू यूज़ होता है। ठीक है, एंड देन हीप सॉर्ट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हीप सॉर्ट में भी हमारा यूज़ होता है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, चलिए अब एक बार देख लेते हैं डिफरेंस सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, सर्कुलर क्यू देखा हमने और प्रायोरिटी क्यू देखा। ठीक है, देखिए सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो देख इनमें से कौन सा एफिशिएंट है या कौन सा ज़्यादा मेमोरी लेता है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार ट्रिकी से आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू की अगर बात करें तो सर्कुलर क्यू क्या है, लीनियर नहीं है, जबकि प्रायोरिटी क्यू क्या है, लीनियर है। ठीक है, सर्कुलर क्यू लीनियर नहीं है, ये क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, तो इसे रिंग बफर भी बोला जाता है जैसे हमने देखा, और ये सिंपल क्यू है, सिंपल क्यू की तरह वर्क करता है। अब देखिए जो सर्कुलर क्यू होता है ये ओवरकम करता है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं लीनियर क्यू से रिलेटेड। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स लीनियर क्यू से रिलेटेड है, लाइक उसमें हम देखा हमने एंड में अगर स्पेस है भी तब भी हम क्या कर नहीं एंटर कर सकते वेरिएबल्स को, न्यू वैल्यूज़ को एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं लीनियर क्यू को वो क्या करेगा, ओवरकम करेगा, लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट करती रहेंगी प्रायोरिटी क्यू में। यहाँ सिर्फ हम एलिमेंट्स को प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर क्यू देखिए लेस क्या लेगी, मेमोरी लेगी। ठीक है, सर्कुलर क्यू लेस मेमोरी लेती है और प्रायोरिटी क्यू ज़्यादा मेमोरी लेती है। देन अगर सर्कुलर क्यू की बात करें तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इट इज़ मोर एफिशिएंट देन प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू क्या है, लेस एफिशिएंट देन सर्कुलर क्यू। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। देन हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस क्यू की। ठीक है, तो देखिए क्यू की क्या क्या एप्लीकेशंस रहती हैं। क्यू की एप्लीकेशंस में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए जब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा कि जब भी हम कोई भी हमारे पास आती हैं प्रोसेसेस आती हैं जिन्हें हमने एग्जीक्यूट करना है, तो हम कहाँ पे डाल रहे हैं उन्हें, जॉब क्यू में डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रेडी क्यू में रेडी क्यू यूज़ होता है मेन मेमोरी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या यूज़ हो रहा है, क्यू यूज़ हो रहा है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ क्यू। ठीक है, तो क्यू हम यूज़ कर रहे हैं जब भी हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा रेडी क्यू भी यूज़ होता है और साथ के साथ जॉब क्यू भी यूज़ होता है। देन देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है कि जो भी सिचुएशन लाइक अगर कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं नेटवर्किंग में, तो अगर वो एसिंक्रोनस है, ये नहीं कि जैसे सेंड किया पहुँचता चला जा रहा है पहुँचता चला जा रहा है, नहीं पहुँच रहा है अगर, तो एसिंक्रोनस अगर है, ठीक है, तो स्पीड की वजह से और सब चीज़ों की वजह से एसिंक्रोनस है अगर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमें क्यू की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करें, क्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी जैसे हमने यहाँ पे देखिए सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू में जो डिफरेंसेस देखे हैं वही सर्कुलर क्यू और सिंपल क्यू में भी बन जाते हैं। ठीक है, सर्कुलर क्यू मोर एफिशिएंट है सिंपल क्यू से भी, और इसे लेस मेमोरी चाहिए होती है उस केस में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल क्यू की तरह ही वर्क करे बेसिकली प्रायोरिटी क्यू, तो ठीक है, सिर्फ एक क्या है इसमें प्रायोरिटीज़ दे दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक्ड लिस्ट की। तो देखिए लिंक्ड लिस्ट बेसिकली क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और जिसमें जो भी एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर नहीं होते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, एरेज में देख रहे हैं हम, स्टैक में देख रहे हैं, क्यूज़ में देख रहे हैं, उसमें क्या कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर क्या है हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हमारे लिंक्ड लिस्ट में होंगे वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर नहीं होते हैं। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से लिंक्ड होते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक ये हो गया हमारा नोड, ये एक नोड हो गया, डिफरेंट नोड्स हम यूज़ करते हैं, और यहाँ नोड्स में क्या होता है, एक तो डेटा होता है,
और साथ में दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे पास रेफरेंस होता है, ठीक है, पॉइंटर, ठीक है, डेटा फील्ड होता है और रेफरेंस फील्ड होता है। अब ये बताएगा, रेफरेंस फील्ड बताएगा कि नेक्स्ट जो सीक्वेंस में है वो डेटा कौन सा है, ठीक है। इन बिटवीन और भी नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर नहीं होता है जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, नोड्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो देखिए जो भी सिंपल लिंक लिस्ट होती है वो क्या है, सिंगली लिस्ट लिंक लिस्ट है। यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, और नोड में क्या है, डेटा और साथ में एड्रेस है, ठीक है। अब इस तरह से नंबर ऑफ नोड्स क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें एक नोड में क्या है, एक नोड में डेटा है और इसमें क्या है, नेक्स्ट का एड्रेस है, कि नेक्स्ट जो भी एलिमेंट है सीक्वेंस में वो कौन सा है उसका क्या कर देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए लिंक लिस्ट के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं, क्रिएट करना है, एम्प्टी लिस्ट, रिवर्स करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी भी मूव तरह से, देन काउंट करना है नंबर ऑफ नोड्स को, सर्च करना है किसी की को, इंसर्ट करना है नई नोड को, चाहे शुरू में, बीच में या एंड में, कहीं पे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं नोड को, डिलीट करनी है नोड बिगिनिंग से, एंड से या बीच में से कहीं से भी, रिवर्स करना है लिंक लिस्ट को, ठीक है। ये सब ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आती है डबली लिंक लिस्ट। इसका क्या यूज़ है, अब देखिए जब भी हमने नोड बनाया तो यहाँ पे हमने क्या लिया, डेटा, और यहाँ हमने क्या लिया, रेफरेंस लिंक। अदरवाइज वो क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, कि इसके बाद कौन सा नोड आएगा, ठीक है। हमेशा इस रेफरेंस में क्या रहता है कि इसके बाद कौन सा नोड आएगा। अब मे बी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या करना चाहते हैं, ट्रेवर्स करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, ठीक है, कोई और एलिमेंट हम एक्सेस करना चाहते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबली लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे जो रेफरेंस होगा वो किसका होगा, प्रीवियस नोड का होगा, ठीक है। यहाँ पे जो रेफरेंस होगा वो कौन से नोड का होगा, प्रीवियस नोड का, और यहाँ जो रेफरेंस होगा वो किस नोड का होगा, नेक्स्ट नोड का होगा, ठीक है। तो अगर हमें ट्रेवर्स करना है दोनों डायरेक्शंस में तो हम क्या यूज़ करेंगे, डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। प्रीवियस नोड पे भी जा सकते हैं और हम नेक्स्ट नोड पे भी जा सकते हैं। अब कॉस्ट देखिए रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट किस तरह से रिड्यूस होगी, पॉइंटर ओवरहेड तो रहेगा लेकिन कॉस्ट किस तरह से रिड्यूस होगी, देखिए अगर हम सेकंड एलिमेंट पे हैं और हमने फर्स्ट एलिमेंट पे जाना है तो अगर डबली नहीं ही होगी तो हम क्या करेंगे, पहले थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ से, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, इस तरह से जा रहे हैं और फिर हमें पता चलेगा कि वो वाला एलिमेंट तो बिल्कुल लास्ट फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे और अगर सर्कुलर होगा ओनली देन लास्ट वाले एलिमेंट से हम फर्स्ट वाले पे जा सकेंगे, ठीक है। तो अब लेकिन डबली लिंक लिस्ट में क्या है, हम सेकेंड वाले एलिमेंट से ही फर्स्ट वाले एलिमेंट पर मूव कर सकते हैं। तो देखिए अगर कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो यहाँ पे ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो हम किसी एक लिंक के थ्रू तो मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रोबस्ट हो गई, मोर रोबस्ट हो गई किससे, सिंगली लिंक लिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक हमारा ये कनेक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरा कनेक्शन वर्क कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गई डबली लिंक लिस्ट, और अगर हम सर्कुलर इस तरह से लास्ट वाले में पहले वाले का एड्रेस डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज देखिए क्या रहेगा, पॉइंटर ओवरहेड रहेगा। पॉइंटर ओवरहेड मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंटर्स हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो तो हमेशा डिसएडवांटेज रहेगा ही इस केस में। अब बाकी क्या होता है, देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होते हैं, बाकी वेरिएंट्स अगर हम देखें लिंक लिस्ट के तो सर्कुलर लिंक लिस्ट आता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में देखिए हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, वो नेक्स्ट लास्ट नोड से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये लास्ट नोड है और ये फर्स्ट नोड है, तो ये लास्ट नोड में हम किसका एड्रेस डाल देंगे, फर्स्ट नोड का डाल देंगे। अगर सर्कुलर नहीं होता है तो लास्ट नोड में क्या आ जाता है, नल आ जाता है, दैट मीन्स उसके आगे फर्दर कोई और नोड नहीं है। लेकिन अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी तो उस केस में क्या होगा, लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडर लिंक लिस्ट। तो देखिए हेडर वाले केस में क्या करते हैं, हम एक हेडर नोड क्या करते हैं, शुरुआत में बिगिनिंग में क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। और वो किस तरह की इंफॉर्मेशन रखता है, देखिए लाइक नंबर ऑफ नोड्स इन लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट जो है हमारी वो सॉर्टेड है या नहीं है,
इस तरह की इंफॉर्मेशन वो कैरी करता है। तो देखिए ये हेडर नोड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारे पास कितने नोड्स हैं, 3 नोड्स हैं। तो ये हमने क्या लिया हुआ है 3, ठीक है। तो ये क्या कंटेन करके रखेगा कि कितने फर्दर हमारे पास नोड्स हैं, और 1 लाइक सपोज हम बताना चाह रहे हैं कि सॉर्टेड है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 हमने दिया सॉर्टेड के लिए, नॉट सॉर्टेड है तो 0 ले लिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि जो आगे लिस्ट है वो हमारी क्या है, सॉर्टेड है। नेक्स्ट वी हैव हेडर सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो देखिए ये क्या है, सर्कुलर भी है और साथ में हेडर भी होगा, ठीक है। तो देखिए हेडर का मतलब क्या होगा, हेडर नोड होगा। देन हमारे पास सर्कुलर क्या हो गया, सर्कुलर होगा, डबली मतलब दोनों तरफ होगा, ठीक है। अब जो भी टर्म्स ऐड हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, हम उसका मीनिंग निकाल लेंगे, ठीक है। बेसिक मीनिंग हमें क्लियर हो गया। देन देखिए हमारे पास क्या आती है, एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, तो रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। किसके थ्रू करते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो जितना भी जो जिस तरह से पावर है और कॉफिशिएंट है, पावर कॉफिशिएंट, इस तरह से हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन दोनों को ऐड करने के लिए फिर इधर से क्या करेंगे, अगर 3 वाले ये मैच हो रहे हैं तो फिर इन्हें ऐड कर देते हैं। अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो लिंक लिस्ट को हम यूज़ करते हैं सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए, देन मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर्स को ऐड कर रहे हैं, तो किसी भी तरह से हो सकता है, लाइक 2x² प्लस 2x⁴, 3x⁴, तो मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। तो इस तरह से इनके लिए भी क्या यूज़ करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक और क्यूज़। तो देखो उसमें भी हम यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गई हमारी एप्लीकेशंस लिंक लिस्ट की। नेक्स्ट एक बार थोड़ा सा ले लेते हैं ओवरव्यू, डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड लिंक लिस्ट। तो देखिए एरे क्या है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, और लिंक लिस्ट क्या है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट कैन बी ग्रोन एंड श्रिंक, ठीक है। इसे हम ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनिशियली जितना ले लिया हमारा साइज़ उतना ही रहेगा, एरे में यही रहता है कि उतना ही रहता है साइज़, चाहे हमें एडिशनल की रिक्वायरमेंट पड़े तब भी नहीं हम कर सकते, ठीक है। वो हम यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाली टेक्निक्स, ठीक है, कैलॉक मैलॉक वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अलग से, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स है। देन वेस्टेज ऑफ मेमोरी इज़ पॉसिबल, यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी पॉसिबल है, यहाँ पे एफिशिएंट यूज़ ऑफ एरे का मेमोरी होता है, ठीक है। एफिशिएंट यूज़ होता है एरे की मेमोरी का। देन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एंड सिक्वेंशियल बोथ एक्सेस मैकेनिज्म, ठीक है। डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई भी एरे है तो वहाँ पे हम इंडेक्स की हेल्प से, एक एरे है ए नाम से, तो हम 10th एलिमेंट को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, आपका सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस रहेगा, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, सिक्वेंशियली ही हमें मूव करना पड़ेगा। देन वी हैव एरे क्या है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस पे जितने भी एलिमेंट्स है कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं, बट इट इज़ नॉन कॉन्टिग्यूस, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ है तो एक एलिमेंट यहाँ हो सकता है, नेक्स्ट नोड इन बिटवीन भी बहुत सी नोड्स है, तो ठीक है, ऐसा नहीं ज़रूरी है कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर ही होंगे एलिमेंट्स। देन वी हैव नो नीड टू मेंटेन द पॉइंटर, इस केस में हमें पॉइंटर्स को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट वी नीड टू मेंटेन द पॉइंटर्स, सो पॉइंटर ओवरहेड रहता है हमेशा इस केस में, ठीक है। तो पॉइंटर ओवरहेड से रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, पॉइंटर ओवरहेड की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, वो करना पड़ता है हमें, ठीक है। चलिए तो ये थे डिफरेंसेस। तो ये दो टॉपिक्स देखे हमने, क्यू एंड लिंक लिस्ट, ठीक है, क्यूज एंड लिंक लिस्ट 2 टॉपिक्स देखे इसमें, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड MCQs करेंगे एक बार, आज हमारा DS ख़त्म हो जाए उसके बाद हम MCQs स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो MCQ से और थोड़ा सा डिटेल में पता चल जाती हैं कई चीज़ें, यहाँ पे हम उतना बारीकी से नहीं देखते हैं, लेकिन MCQs में क्या होता है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS and in this class we are going to discuss all about trees, ठीक है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, देखिए बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप, इन सब के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चंस जर्नली पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्री एक जो है अगर कहें तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, एग्जामिनर का, तो यहाँ से तो ज़रूर आना ही आना है। एक क्वेश्चन तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं आपको, 2 भी क्वेश्चंस भी आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ट्री की, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है, आराम आराम से समझेंगे, और इसके आपको खुद के भी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सिर्फ इन PDF यूज़ नहीं करेंगे आप,
खुद के भी हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। वो मैं आगे चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है। अब देखिए सबसे पहले आता है बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे रूटेड ट्री होता है, एक बाइनरी ट्री जो है वो क्या होता है, रूटेड ट्री, जिसमें नोड के क्या हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। इन विच अ नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। एक ट्री की अगर बात करें तो ट्री में हमारे पास बाइनरी ट्री भी हो सकता है, टर्नरी ट्री भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बाइनरी ट्री की अगर हम बात करते हैं दैट मीन्स 2 चिल्ड्रेन। टर्नरी ट्री की अगर बात करेंगे दैट मीन्स एक नोड के कितने चिल्ड्रेन हो सकते हैं, 3 चिल्ड्रेन हो सकते हैं, ठीक है। तो एनएरी ट्री अगर हम बोलते हैं तो एनएरी ट्री का मतलब ही यही होता है कि एन जितना भी एन की वैल्यू होगी उतने मैक्सिमम चिल्ड्रेन पॉसिबल हैं, ठीक है। तो देखिए ट्री क्या होता है, एक ए साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। क्या है, कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। अगर सिंपली ट्री की डेफिनेशन बोले तो क्या होगा, कनेक्टेड होना चाहिए, साथ के साथ क्या होना चाहिए, ए साइक्लिक होना चाहिए, कभी भी साइकिल नहीं बननी चाहिए ट्री में, ठीक है। ए साइक्लिक होगा और क्या होता है, वो ग्राफ होता है, ठीक है। सो एवरी ट्री इज अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री, ठीक है। अब देखिए बाइनरी ट्री में अगर देखें तो ये क्या है, रूट है, ये क्या है, इंटरनल नोड्स हैं, और ये क्या है, लीफ है, ठीक है। और अगर हम ये इसकी बात करें तो ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री है, और ये क्या है, राइट सब ट्री है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, लेवल 0, ये क्या हो जाएगा, लेवल 1, एंड देन दिस इज लेवल 2। अगर बात करते हैं तो देखिए 2⁻0 नंबर ऑफ नोड्स की अगर बात करते हैं कि हर लेवल अगर कंप्लीट है तो देखिए लेवल 0 पे कितने नोड्स होंगे, 2⁻0 दैट मीन्स 1। लेवल 1 पे 2⁻1 दैट इज 2, ठीक है। जो भी लेवल का नंबर है उतने नंबर ऑफ नोड्स मिलेंगे आपको हर लेवल पे। तो अगर कोई कहते हैं कि बाइनरी ट्री है कंप्लीट है, ठीक है, आगे वैसे कंप्लीट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि लीफ इस लेवल पे कितने नोड्स होंगे, तो आप बता सकते हैं 2⁻2 होंगे। लेवल अगर बताते हैं तो कितने कितने क्या होंगे, चिल्ड्रेन होंगे, लीव्स होंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। और देखिए अगर हमारा जो लेवल है वो स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, यहाँ पे हमारा लेवल स्टार्ट हो रहा है 0 से। अगर लेवल हम कहते हैं कि जो रूट नोड है उसका 0 की बजाय क्या है, 1, और इसी ट्री में हम क्या कहते हैं, ये 1 लेवल है, ये 2 है और ये 3 है। इस तरह से अगर हम कहते हैं तो इंस्टेड ऑफ 2⁻i, यहाँ पे क्या 2⁻i जो भी लेवल नंबर है उतने नोड्स हैं एक पर्टिकुलर लेवल में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2⁻i-1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2⁻i-1 हो जाएगा। अगर लेवल 1 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2⁻1 - 1 दैट इज 0, तो 2⁻0 क्या हो जाएगा, 1, एंड देन ये लेवल कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 1, तो 2⁻2 - 1 दैट इज 2⁻1 एंड दैट इज 2 नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर लेवल पे अगर नंबर ऑफ नोड्स आपसे कैलकुलेट करने को बोले जाते हैं तो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेप्थ और हाइट। तो देखिए लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, ठीक है, रूट से लेकर लीफ तक जो भी हमारा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो ये अगर हमारा मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगा, हाइट या डेप्थ हो जाएगी किसी भी ट्री का। तो देखिए मैक्सिमम लेवल क्या रहेगा ट्री का, जो भी डेप्थ है ट्री की वही क्या रहेगा, मैक्सिमम लेवल रहेगा, ठीक है। या हम कहें लेवल जो है वो डेप्थ रहेगा, डेप्थ जो है वो लेवल रहेगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स देखिए कितनी होंगी किसी भी लेवल पे अगर पूछी जाती है, 2⁻i होंगी, ठीक है। इस केस में ये समझ में आ रहा है। अब देखिए यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इस तरह से, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपने लिखते चली जानी है, जिसकी भी पढ़ेंगे हम, बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है, सबकी आपने ये अलग से नोट्स में लिखते चले जाने हैं। अब देखिए व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, ये पूछा गया। अब मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती है, h+1 होती है, ठीक है। कितनी होगी, h+1 होगी अगर हाइट h है, ठीक है। तो अगर हाइट h है किसी भी ट्री की तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स उस पूरे ट्री में कितनी होंगी, h+1 होगी, ठीक है। अगर हाइट देखिए 1 2 3, अगर हाइट इतना ही हो सकता है तो देखिए अगर हाइट 3 है तो क्या आ रही है नोड्स, 4 आ रही हैं, 3+1 कितना आ रहा है, 4 आ रही हैं, ठीक है। अगर हम ले इस तरह से तो देखिए इसमें भी कितनी आ रही हैं, हमारी हाइट कितनी है, ये 1 2 2 है, ठीक है, और नोड्स कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिनिमम इतना ही हो सकता है, अदरवाइज अगर हम कोई और एक और हटा देंगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा ग्राफ। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती हैं, वो होगी आपकी 2⁻h+1 - 1, ठीक है। 2⁻h+1 - 1 ये क्या होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स।
ठीक है। यहाँ टोटल नोड्स की बात करें, हम किसी एक पर्टिकुलर लेवल की नहीं कर रहे हैं। तो देखिए एक फर्स्ट लेवल पे 2⁻0 होगी, देन 2⁻1, 2⁻2, इस तरह से लास्ट लेवल तक कितनी बन जाएगी 2⁻n, और सॉरी h ले लें चाहे n ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2⁻h+1 -1 2⁻2 -1, ठीक है। ये AP GP का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, क्योंकि GP बन रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा GP बनी तो उसका फॉर्मूला लगा दिया। तो ये आपने याद रखनी है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स बाइनरी ट्री में पूछी जाती हैं, हाइट दे रखी है आपको। कई बार यहाँ पे ये तो जर्नल हो गया, ठीक है। कई बार क्या करते हैं वो पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाइट अगर ट्री की 5 है तो आप मिनिमम और मैक्सिमम बताइए, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शंस में आपको दे देंगे 5 एंड देन इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी आ सकता है, इसको चेंज कर देंगे, और जर्नल फॉर्म में भी आ सकता है। What is the minimum and maximum height of a binary tree with n nodes? अब यहाँ पे क्या पूछा, मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है बाइनरी ट्री की अगर n नोड्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, n-1 होगी, जैसे हमने इसमें देखा उसी तरह से इसमें हो जाएगा। अगर 4 नोड्स हैं तो कितनी हाइट थी, 3 थी। अब n नोड्स दी हुई है तो मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल है, n-1 पॉसिबल है, ठीक है। अगर नोड्स 4 दी हुई हैं तो हाइट मैक्सिमम इतनी हो सकती है, और अदरवाइज हमारा इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर चाइल्ड होंगे तो दूसरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अगर n नोड्स है, मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी, n-1, और मिनिमम हाइट क्या रहेगी, देखिए इसके लिए हम क्या पुट कर देंगे, 2⁻h+1 -1 = n, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h = ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कंप्यूट करके आ जाएगा, लॉग की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी मिनिमम हाइट। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। एवरी लेवल इज फुल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, लास्ट नोड इज लेफ्ट एट मोस्ट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे पूरा ट्री हमारा कंप्लीट होगा लास्ट नोड को छोड़कर, ठीक है। इस वाले नोड को छोड़कर बाकी सब क्या होगा, फुल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास 2 चिल्ड्रेन होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 चिल्ड्रेन है, यहाँ पे आपका 1 चिल्ड्रेन है, ठीक है। इस वाले लेवल से पहले अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे हमारा कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम इस वाले नोड को देखा तो इसके 2 हो गए। अब ये इसकी नोड की बारी आई तो इसका 1 है, ठीक है। तो लास्ट से शुरू करेंगे, लास्ट के लेवल्स का हो सकता है कि ना हो कोई, ये नहीं हो सकता कि बीच में इस वाले लेवल का कंप्लीट नहीं है और इस वाले का है, ठीक है। तो लास्ट वाले नोड का बच सकता है। तो देखिए ये क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। ये सब क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्रीज हैं, ठीक है। तो जिसमें हर लेवल फुल है एक्सेप्ट द लास्ट लेवल नोड्स, ठीक है। तो जो लास्ट लेवल पे नोड्स हैं उन वो फुल हो नहीं होंगी तो चलेगा, उससे पहले के लेवल्स पे जितने भी नोड्स हैं वो फुल लेवल्स हैं वो फुल होने चाहिए। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कंप्लीट बाइनरी ट्री में विद हाइट h कितने होने चाहिए, 2⁻h, ठीक है। जो भी हाइट दी हुई है मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे, 2⁻h। इस केस में हमारे क्या थे, h+1 थे, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में क्या हो गया, 2⁻h हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्या होंगे, फुल होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं, 2⁻h+1 -1, ठीक है। वो भी बाइनरी ट्री था, ये भी बाइनरी ट्री है। अगर उसी लेवल पे हम देखें तो बाइनरी ट्री में भी उतने ही होंगे, और कंप्लीट बाइनरी ट्री में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है। और साथ में देखिए मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट भी आप कर सकते हैं याद, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपने ज़रूर याद कर लेनी है, यहाँ से जर्नली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें हर नोड के एग्जैक्टली 0 या 2 चिल्ड्रेन होते हैं, ठीक है। या तो 0 होंगे या 2 होंगे। अब देखिए ये क्या है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, और ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके 1 चाइल्ड है और इसका भी 1 चाइल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से तो पॉसिबल है कि 0 हो या 2 हो, ठीक है। ये वाला कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। ये वाला CBT नहीं है, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि लास्ट लेवल पे हमने बोला कि नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है लेकिन SBT है, दैट मीन्स स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या कहते हैं कि किसी भी नोड के या तो 2 चिल्ड्रेन होने चाहिए या 0 होना चाहिए। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स SBT में कितने होंगे, अगर हम हाइट h लेते हैं 2h+1, ठीक है। कितने रहेंगे, 2h+1 रहेंगे। और अगर हमने हाइट 3 ली है तो देखिए यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो 7 क्या आ जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन SBT।
और अगर मैक्सिमम कहते हैं तो वही रहेगा सेम, 2⁻h+1 - 1। ठीक है, ये वाला ऑलमोस्ट आपका सिमिलर ही रहता है। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे, मिनिमम वाला भी याद कर लेंगे, हो जाएगा। Next we have a question in a SBT, that is strict binary tree, if number of internal nodes is equals to n, then the number of leaf nodes is equals to। अब देखिए वहाँ पे हम बना के तो नहीं देखेंगे, अब आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर SBT है और नंबर ऑफ लीफ नोड्स n है, अगर लीफ नोड्स n है तो इंटरनल नोड्स कितनी होंगी, n-1। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनल नोड्स आपको दी हुई हैं n-1, दैट मीन्स इसमें क्या किया हुआ है, -1 ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है, 1 ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब लीफ नोड्स अगर n है तो इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, n+1 हो जाएंगी। ठीक है, अगर लीफ नोड्स n है तो इंटरनल नोड्स कितनी है, n-1। अब हमें इंटरनल नोड्स अगर गिवन है, ठीक है, इंटरनल नोड्स कितनी गिवन है, n गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, लीफ नोड्स कितनी हो जाएंगी, n+1 हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है। एंड देन वी हैव कि अगर SBT है हमारे पास और लीफ नोड, नंबर ऑफ लीफ नोड्स n है। ठीक है, नंबर ऑफ लीफ नोड्स अगर n है तो इंटरनल नोड्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी अगर लीफ नोड्स n है, नेक्स्ट है। ठीक है, अब लीफ नोड्स n है और टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपसे पूछी जाती हैं तो वो क्या होंगी, 2n-1। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास लीफ नोड्स कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 है और टोटल नोड्स देखिए कितनी है, 7। सो दैट इज 2 into 4 - 1, दैट इज 8 - 1 इज इक्वल्स टू 7। एंड इसी तरह से देखिए नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स अगर दिए हुए हैं, अब इंटरनल नोड्स बोला है। ठीक है, इंटरनल नोड्स देखते हैं, तो इंटरनल नोड्स देखिए इसमें 3 है, 1, 2 और 3। अब इसके बेसिस पे अगर हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी होंगी तो क्या आ जाएगा, 2n+1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स अगर गिवन है आपको तो सॉरी, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या से आएंगी, 2n+1। और नंबर ऑफ लीफ नोड्स अगर गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे आएंगी, 2n-1। नंबर ऑफ लीफ नोड्स गिवन है n, तो आपके पास इंटरनल नोड्स कितनी आ जाएंगी, n-1। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एनरी स्ट्रिक्ट ट्री। तो देखिए इसमें क्या होता है, रूटेड ट्री इन विच एवरी नोड हैज़ एग्जैक्टली 0 और n चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे हम बाइनरी ट्री कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि 2 चिल्ड्रन होने चाहिए या 0 होने चाहिए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में। इसी तरह से एनरी स्ट्रिक्ट ट्री होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि 0 या जितना भी n का वैल्यू है, लाइक टर्नरी है तो इसका मतलब 0 चाइल्ड हो सकता है या 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमें निकालनी है टर्नरी बाइनरी ट्री में, टर्नरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n × i+1। ठीक है, जितने भी इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है, जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करें, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, टर्नरी दिया हुआ है तो क्या लेंगे, 3 लेंगे। इस केस में हमने क्या लिया था, 2 लिया था। ठीक है, तो वो वैरी करेगा, अगर 2 ले रहे हैं तो वो किस लिए लिया था, बाइनरी के लिए लिया था। अब अगर टर्नरी होगा तो हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगा, 3n+1। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स हैं तो क्या हो जाएगा, 3n+1, सो दैट इज़ 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, लीफ नोड्स के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये हम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल इज फुल। ठीक है, वो ट्री क्या होगा, फुल बाइनरी ट्री या परफेक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, जिसमें हर लेवल क्या है, फुल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्ट बाइनरी ट्री है। अब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इसमें क्या होंगे, 2⁻h+1 - 1। अगर हाइट ये है तो मिनिमम और मैक्सिमम देखिए सेम ही रहने वाला है, क्योंकि फुल है तो इतना ही मिनिमम पे होगा, इतना ही मैक्सिमम पे होगा। ठीक है, तो देखिए ऑल परफेक्ट बाइनरी ट्री इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। जितने भी परफेक्ट बाइनरी ट्री होंगे ऑब्वियसली वो क्या होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि सबके चाइल्ड क्या हैं, 2 हैं। लेकिन जितने भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हैं, ठीक है, जितने भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हैं वो ज़रूरी नहीं है परफेक्ट बाइनरी ट्री हों। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री बेस्ट ट्री होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ मिनिमम हाइट यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, परफेक्ट बाइनरी ट्री जो होता है वो क्या होता है,
बेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, मिनिमम हाइट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके थ्रू, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम कम हाइट में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ज़्यादा हाइट्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम लेस नंबर ऑफ हाइट में, डेप्थ में हम क्या कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है स्क्यूड ट्री। तो देखिए ये क्या है, लेफ्ट स्क्यूड ट्री, राइट स्क्यूड ट्री, ये क्या होते हैं, वर्स्ट बाइनरी ट्रीज होते हैं, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम हाइट का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या रहते हैं, वर्स्ट बाइनरी ट्रीज रहते हैं। तो ये राइट स्क्यूड है, देखिए ये लेफ्ट स्क्यूड है, ये जिगजैग है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, इस तरह से। और ये लेफ्ट राइट एल एल आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्क्यूड ट्रीज, ठीक है। हाइट ऑफ स्क्यूड ट्रीज इज ऑलवेज ऑर्डर ऑफ एन। एक होते हैं एक्सप्रेशन ट्रीज, ठीक है। इसमें ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। लीफ नोड पे ऑपरेंड्स रहते हैं और इंटरनल नोड्स पे ऑपरेटर्स रहते हैं, ठीक है। ये हमने उसमें भी देखा था, कंपाइलर्स में, ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होते हैं, एक्सप्रेशन ट्रीज होते हैं, जहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, जो भी ऑपरेटर्स हैं वो इंटरनल नोड्स पे और जो भी ऑपरेंड्स हैं वो लीफ नोड्स पे। तो देखिए फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या रहते हैं बाइनरी ट्री में, सर्च करना, की को इंसर्ट करना, न्यू नोड को डिलीट करना, या ट्रेवर्सल मिनिमम नोड फाइंड आउट करना, मैक्सिमम नोड देखना, ठीक है। इस तरह से हमारे फंक्शंस रहते हैं। तो देखिए ट्रेवर्सल जो होता है बाइनरी ट्री में वो 3 तरह से होता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में क्या करते हैं, हम रूट को विजिट करते हैं, देन लेफ्ट सब ट्री एंड देन ट्रेवर्स करते हैं राइट सब ट्री को, ठीक है। और इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट एंड देन राइट सब ट्री, ठीक है। लेफ्ट रूट एंड राइट, इस केस में क्या होता है, लेफ्ट कौन सा है, प्री ऑर्डर, देन रूट लेफ्ट एंड राइट। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, लेफ्ट राइट एंड रूट, ठीक है। पोस्ट में रूट सबसे बाद में जाएगा, रूट को देखना है आपने, इन कहाँ, इन में रूट बीच में रहेगा और प्री में रूट सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर हमें ट्रेवर्स करना है, लाइक ये ट्री है हमारे पास, ठीक है, अभी प्री ऑर्डर करना है। प्री ऑर्डर मीन्स रूट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, रूट लेफ्ट एंड राइट। अब इस केस में रूट क्या है, ए, तो ए को लिख लेंगे सबसे पहले, एंड देन क्या करना है, लेफ्ट। अब ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री, इसमें भी सबसे पहले किसे लिखेंगे, रूट को, फिर लेफ्ट वाले को डी को, एंड देन राइट को, ठीक है। इसी तरह से अब राइट सब ट्री में आ जाएं तो क्या आ जाएगा, सी एंड देन लेफ्ट और फिर उसके बाद राइट जी, ठीक है। इसी तरह से प्री ऑर्डर हो गया, इसी तरह से हम पोस्ट ऑर्डर करते हैं और इन ऑर्डर करते हैं, ठीक है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। तो देखिए अब लेफ्ट रूट एंड राइट करेंगे इन ऑर्डर में, तो लेफ्ट में गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए बी पर, अब इससे भी लेफ्ट में गए तो डी पर आ गए, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले डी आ जाएगा एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, और फिर उसके बाद राइट सब ट्री ई। अब हम क्या लिखेंगे, दोबारा ए, रूट पे पहुंच गए, अब वापस इस ट्री में आ गए, ठीक है। इसके लेफ्ट में जाएंगे सबसे पहले, तो एफ आ जाएगा, फिर सी आएगा एंड देन जी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इन ऑर्डर बन जाएगा। पोस्ट ऑर्डर लिखेंगे तो लेफ्ट राइट एंड रूट कर लेंगे, डी कर देंगे, फिर ई कर देंगे, फिर बी आ जाएगा एंड देन हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट राइट रूट, तो फिर क्या आएगा, बी एंड देन जी एंड देन सी एंड आफ्टर दैट ए, ठीक है। ये बन जाएगा इसका पोस्ट ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज बताने हैं आपको, अगर 3 नोड्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज कितने पॉसिबल है अगर 3 नोड्स हैं, ये आपको फॉर्मूला याद करना है, 2n cn अपॉन n+1, ठीक है। क्या रहेगा, 2n cn अपॉन n+1। तो देखिए 3 नोड्स थे तो 2n क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6c3 अपॉन 4, ठीक है। 6c3 को क्या लिखेंगे आप, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया, 4। अब 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720 होता है, 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 और 6, ठीक है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बना 120 एंड इसे सॉल्व किया तो क्या बना 20 के नीचे क्या डिनोमिनेटर में 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया, करेक्ट आंसर आपका 5 आ गया, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस जर्नली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये उसी फॉर्मूला का कर रखा है। देन इसी तरह से देखिए इन ऑर्डर हमने देख ही लिया था पहले, क्या बन रहा है, इन ऑर्डर क्या आएगा, डी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर एफ ई आ जाएगा, फिर ए आएगा, देन एफ जी
FCG आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इन ऑर्डर का ट्रेवर्सल रहेगा। पोस्ट ऑर्डर का इसी तरह से हमारा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, देन लेफ्ट राइट रूट एंड देन रूट। नेक्स्ट एक होता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, इसमें हम क्या करें, लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या रहेगा, पहले ए को ट्रेवर्स किया, फिर BE आएगा, देन CD F आएगा, एंड देन IG आएगा, एंड देन H आएगा। ठीक है, अगर लेवल ऑर्डर आपसे पूछा जाता है तो लेवल ऑर्डर में इस तरह से करते हैं हम, लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है लेवल ऑर्डर भी। ठीक है, तो लेवल ऑर्डर में इस तरह से करेंगे। तो देखिए लेवल ऑर्डर, इन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या यूज़ करते हैं, क्यूज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइनरी सर्च ट्री। तो देखिए इसमें क्या आता है, बाइनरी ट्री और साथ में सर्च प्रॉपर्टी लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करना अगर हमें होता है कुछ भी, तो कोई भी एलिमेंट तो इजी हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या रहता है, जो भी एलिमेंट होगा रूट नोड पे, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री में सभी एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे और राइट सब ट्री में सभी एलिमेंट्स उससे बड़े होते हैं। ठीक है, अब फर्दर इसी तरह से अभी ये रूट बन जाता है, तो इस वाले अगर सब ट्री में देखें तो ये क्या होगा, एलिमेंट रूट वाले एलिमेंट से छोटा होगा और राइट में जो भी एलिमेंट है वो रूट वाले एलिमेंट से बड़ा होगा। देखिए कई बार हमें क्या दिया होता है, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ होता है, स्पेसिफाई किया होता है, और हमें पोस्ट ऑर्डर बताना होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। या इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ है, हमें ट्री पर पूछ लेंगे किस कौन सा बनेगा इनमें से। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए देखिए हमें करना क्या है, इन ऑर्डर जो दिया हुआ है और प्री ऑर्डर दिया होगा साथ में। ठीक है, अब प्री ऑर्डर में देखिए ए जो है वो क्या है, रूट है। सबसे आगे जो दिया होगा वो क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है। दैट मीन्स इस वाले में इन ऑर्डर में भी हम देखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए EBF और DGC, EBF क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब EBF क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री, और राइट सब ट्री क्या हो जाएगा, DGC हो जाएगा। ठीक है, हमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं देखिए EBF ADGC। ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, ABEF CDG। ठीक है, अब प्री ऑर्डर में अगर प्री ऑर्डर है दैट मीन्स फर्स्ट वाला क्या है, रूट है। इन ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ये वाला क्या होगा, रूट होगा, इसका मतलब, और ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आता है, लेफ्ट, एंड देन रूट, और फिर क्या आता है, राइट सब ट्री। ठीक है, तो ये लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, इट मीन्स, और ये राइट सब ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बना लिया, ए बना लिया, और ये लिख लिया कि ये लेफ्ट सब ट्री में आने वाले हैं 3 एलिमेंट्स, और ये राइट सब ट्री में आने वाले हैं। अब वापस देखिए इसमें क्या है हमारे पास, EBF। ठीक है, क्या है, EBF, और इसी का सीक्वेंस लिख लो BEF। ठीक है, इसी का ही जो इस वाले में प्री ऑर्डर में सीक्वेंस है वो क्या है, BEF। अब इसका मतलब B क्या है, रूट है यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा, B को रूट में लिखा हुआ है। ठीक है, B को किस में लिखा, रूट में, एंड देन E और F, E क्या है उसका लेफ्ट सब ट्री, और राइट क्या है उसका, F क्या है, राइट सब ट्री। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए इस वाले पार्ट में चलते हैं, DGC और CDG। दैट मीन्स C क्या है, रूट में है, और उसके बाद दोनों ही एलिमेंट्स किस में जा रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री में जा रहे हैं, राइट में कुछ नहीं आएगा C के। ठीक है, अब वापस हमने देखा तो DG, अब इसमें से देखा तो देखिए प्री में क्या आ रहा है, D, दैट मीन्स D जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद देखिए D के राइट में आ रहा है G। ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा G। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। अगर कोई भी हमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दी है, ट्री बनाना है या पोस्ट ऑर्डर बनाना है, ठीक है, तो ट्री फटाफट से बना के आप पोस्ट ऑर्डर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, नंबरिंग के थ्रू भी जा सकते हैं, और अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या है, बेसिकली बाइनरी सर्च मीन सर्च प्रॉपर्टी के साथ है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें सर्च करना है सपोज, ठीक है, 66 सर्च करना है। ठीक है, क्या करना है, 66 सर्च करना है, तो हम कैसे करेंगे, 60 से कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स 60 से कंपेयर करें तो इस वाले ट्री में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो लेस देन 60 होंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, ग्रेटर देन 60 वाले में सब ट्री में। अब 70 है सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, राइट में चले जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इधर सर्च किया, चेक किया, और एक बार इधर गए तो हमें एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो देखिए इसमें अब हम पूछते हैं, इफ़ द फॉलोइंग BT इज BST। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है, इफ़ द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इज BST विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए क्या करेक्ट होगा, A लेस देन B, A जो है वो B से लेस होगा, नहीं होगा, A लेस देन B होगा, नहीं होगा,
डी क्या होगा, लेस देन बी होगा, करेक्ट है। बी क्या होगा, लेस देन ई होगा, करेक्ट है। ई जो है वो लेस देन ए होगा, करेक्ट है। ए जो है वो लेस देन सी होगा, करेक्ट। एंड सी के फर्दर राइट में है एफ, तो दैट मीन्स सी भी क्या होगा, स्मॉल होगा एफ से। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द BST कंटेन्स द कीज, ये सब एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ BST। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रूट, सबसे पहले इन्होंने आगे क्या दिया, 4 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 4 को क्या मान लेंगे, रूट मान लेंगे। तो अगर 4 को रूट मानते हैं तो देखिए लेफ्ट जो सब ट्री है उसमें क्या बनेगा, अगर हम देखते हैं तो 3 यहाँ पे आएगा एंड देन 1 और 2 इस तरह से बन जाएगा। और इधर देखें तो 6 और 5 7। ठीक है, ये परफेक्ट हमारा क्या बन रहा है, बाइनरी सर्च ट्री बन रहा है। तो देखिए इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 4 2 नहीं बनेगा। ठीक है, 4 के बाद क्या बनता है, 3 एंड देन 1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, 4 के बाद इधर इस तरफ क्या आ जाएगा, अगर राइट साइड जाते हैं तो 6 5 7। ठीक है, तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिफरेंसेस क्या बनेंगे बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में। बाइनरी ट्री क्या होता है, अनऑर्डर्ड ट्री होता है। बाइनरी सर्च ट्री ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री होता है। सर्चिंग एन एलिमेंट इन बाइनरी ट्री इज हार्ड। बाइनरी ट्री में एलिमेंट को सर्च करना मुश्किल होता है और बाइनरी सर्च ट्री में इजी होता है। बाइनरी ट्री स्लो होता है और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं हीप। तो देखिए हीप में से भी क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यूजीसी वाले क्वेश्चंस ही रिपीट होते रहते हैं कई एग्जाम्स में। तो देखिए हीप एज अ डेटा स्ट्रक्चर विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज। ठीक है, हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट शेप प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी। इट इज़ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, ये क्या होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। और ऑर्डर की अगर बात करें तो देखिए क्या होगा, द की एट अ नोड इज लार्जर देन इट्स चिल्ड्रेन। ठीक है, 2 तरह की होती है, एक मैक्स हीप होती है और एक मिन हीप होती है। सिंपली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैक्स हीप क्या होता है, मिन हीप क्या होता है। ठीक है, कई पीजीटीज में तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अब देखिए मैक्स हीप क्या है, द की एट अ नोड इज लार्जर देन इट्स चिल्ड्रेन की एंड इट इज़ वैलिड फॉर एवरी नोड। ठीक है, जो की नोड है, ठीक है, जो की नोड है द की एट अ नोड इज लार्जर देन इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो यहाँ पे नंबर होगा ये क्या होगा, हमेशा अपने चाइल्ड से क्या होगा, बड़ा होगा। और मिन हीप में क्या होता है, जो भी की यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, वो अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री से क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, ही बेसिकली एक ढेरी की तरह हो गया और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्मॉलर नंबर और बाकी क्या होंगे, बड़े नंबर्स होंगे। और मैक्स हीप में ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा और बाकी सारे नंबर्स छोटे होंगे। ठीक है, ये आगे फर्दर सब ट्रीज पे भी लागू होगा। अगर ये 50 है तो यहाँ पे सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 50 से कम होंगे। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री हमने देखा था। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा कि जहाँ पे आपका लास्ट लेवल्स हैं वहाँ वो फुल नहीं होंगे तो चलेगा, बाकी लेफ्ट में जितने भी लेवल्स हैं वो क्या होने चाहिए, फुल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ये क्या है, मैक्स हीप है 40 30। यस, जितने भी एलिमेंट्स है देखिए ये किस इन दोनों से बड़ा है, ये इन दोनों से बड़ा है, फर्दर ये क्या है, इन दोनों से बड़ा है। तो ठीक है, ये क्या है, मैक्स हीप है। ठीक है, ये वाला हमारा ट्री क्या है, CBT है। ये क्या है, CBT है, लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो CBT नहीं है। ठीक है, और ये भी राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट में नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है, CBT नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो सीक्वेंस है अगर इसको देखें हम, इसे हम यहाँ से ऐसे नोट डाउन करेंगे तो अब ये सीक्वेंस देखें तो देखिए ये क्या है, मैक्स हीप है। अब यहाँ से जो UGC नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ मैक्स हीप। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा कि कौन सा इनमें से मैक्स हीप को फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए क्या ये अलग है। ठीक है, डायग्राम तो यहाँ पे देखो 7 5 4। ठीक है, 7 5 4 एंड देन हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, 5 4 एंड देन 3 2 और फिर क्या आ गया, 1। तो अब देखिए यस ये मैक्स ही बन रहा है। देन इसके लिए चेक करेंगे 40 20 30 एंड देन 10 11 1। ठीक है, तो ये भी मैक्स ही बन रहा है। अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट का चेक करें तो देखिए नेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, एलिमेंट्स है 40 देन 50, ये यहीं पे ही हमारा क्या हो गया,
रॉन्ग प्रूव हो गया, ठीक है। मैक्स हीप पूछा है, ठीक है। मिन हीप पूछा तो हम आगे फर्दर ट्राई चेक भी कर लेते। अभी यहाँ पे भी ये मैक्स हीप नहीं बन रहा है क्योंकि रूट नोड 1 आ रही है, उसके बाकी के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैक्स हीप कौन कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाले दोनों यही सेम ही है ऑप्शंस, यस। अब यहाँ पे 10 लगाया हमने, देन 7 3 5 1 एंड 2, ठीक है। तो ये भी क्या बन रहा है हमारा, मैक्स हीप बन रहा है। देखिए बाइनरी मैक्स हीप क्या होगा, एवरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ यूनिक नंबर फॉर्म्स अ मैक्स हीप बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। तो जितने भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है लाइक 5 4 3 2 1, ठीक है, ये तो हमेशा क्या होगा, मैक्स हीप होगा ही होगा, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है ना तो वो हमेशा क्या रहेगा, आपका मैक्स हीप रहेगा ही रहेगा। और इसी तरह से देखिए 50 20 40 10 5 1, इसको हम चेक करके देख लेंगे, अगर बनता होगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखिए इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, मिन हीप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से सीक्वेंस में दिया हुआ है तो वो तो हमेशा क्या होगा, मिन हीप होगा ही होगा, ठीक है। तो टर्नरी मैक्स हीप क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 क्या हो जाएंगे, अगर टर्नरी मैक्स हीप बोला जाता है तो क्या हो जाएंगे, 3 3 चिल्ड्रेन हो जाएंगे हर नोड के। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।